अब सबसे बड़ा सवाल है कि सीज फायर की गुहार लगा कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल। ईरान तो लगा नहीं रहा है। ईरान में तो कोई डेस्परेशन नहीं है। जो मुल्क 9 साल लगातार इराक जैसे मुल्क के साथ फेस टू फेस युद्ध लड़ सकता है, आपको लग रहा है कि ये रातों रात सीज फायर की बातें करेंगे ईरान? क्या जो तेहरान ने वादा किया है कि जितने भी 12 से 13 प्रॉक्सी आतंकी गुट हैं ये गल्फ में, उस पे उसका स्ट्रेटेजिक एक्सेस और संबंध तोड़ दिए उसने, जिनके कल रात ये सुपरसोनिक मिसाइल आके गिरी हैं उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जहां पे की ऑयल है। और आई थिंक जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जो अमेरिका की कंट्रीज हैं जिधर मिलिट्री बेसेस है अमेरिका के, वो मुल्क ज्यादा दो टुक जवाब दे पाएंगे इस बात को लेके, और क्लैरिटी भी इस बात को लेके बरकरार रहेगी। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार दोस्तों, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। फाइव आइज अलायंस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि चाइना जॉब को लेकर एक स्पाई का काम कर सकता है। ये फाइव अलायंस हैं क्या, और चाइना के लेकर जो ये रिपोर्ट सामने आई है, इस पूरे रिपोर्ट का क्या मतलब है, इसके अलावा हम रणक्षेत्र में ये भी समझेंगे कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो ये सीज फायर के लेकर डील हुई है वो कितना प्रैक्टिकल है, यानी जमीनी स्तर पर उसे लागू करना कितना संभव है। इसके साथ ही मार्को रूबियो ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इज ओवर। इनके इस बयान का क्या मतलब है, इन तमाम पहलुओं को आज हम समझेंगे। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह टूर। वेलकम सर। जय हिंद। जय हिंद राम। जैन सर। मैं बहुत बढ़िया सर। सबसे पहला सवाल सर, व्हाट इज दिस फाइव आइज अलायंस? ये जो बेसिकली ये यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इनका एक अलायंस है, और इनका काम है कि कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो इकट्ठी होती है ये आपस में शेयर करते हैं, और इनके जो थिंक टैंक्स हैं ये उसके ऊपर बात करते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या, मतलब एनिमी की तरफ से, वो अब कोई भी हो सकता है, जो इन मुल्कों के खिलाफ जो वारदात को कोई अंजाम देने वाला है, या फिर कहीं पे कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है माइंडसेट और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, कोई एंटी वेस्ट होने वाला है, तो ये उसके बारे में खबर पता करके आगे बताते हैं, आपस में शेयर करते हैं, और आने वाले समय के लिए खतरे के बारे में भी वार्न करते हैं। तो बेसिकली ये जो है, ये स्टोरी ब्रिटेन की MI5 और ये जो फाइव आइज अलायंस है, इन्होंने मिलके इसका पर्दाफाश किया है। अब क्या हो रहा है कि जो ये वार्निंग इन्होंने जारी की है वो इनके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने की है, और ये बता रहे हैं कि अलग अलग जो नौकरी की वेबसाइट्स हैं, जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जैसे लिंक्डइन हो गया, और फिर जितने भी रिक्रूटमेंट फर्म्स हैं या एजेंसीज हैं, उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, और इनमें से पता चला कि कुछ इंडिविजुअल्स को इन रिक्रूटिंग एजेंसी से अप्रोच किया गया है, और ये भी सवालात और पैसे ऑफर किए हैं कि यदि आप हमारी कंपनी को इस बैकग्राउंड के लोगों से आप अगर हमारे पास लेके आएंगे, तो हम आपकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी को हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे और आपके साथ बिजनेस भी अच्छा रखेंगे। अब ये जब बात बाहर आई तो पता चला कि ज्यादातर डिमांड आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स, फिर डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड सिविल और मिलिट्री इंजीनियर्स, फिर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, फिर जो सरकारी एडवाइजरी बोर्ड से ताल्लुकात रखते हैं वो, और फिर जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, जैसे कि हम टीवी पे जैसे आते हैं और हमारी R&D और रिसर्च इन डेप्थ होती है, तो इन जैसे लोगों को ये रिक्रूट करने के लिए इन्होंने ये रिक्रूटमेंट फर्म्स के पास गए हैं। और ये कैसे उकसा रहे हैं, ये जो खासकर इस पे चाइना का नाम लिया गया है कि चाइना ने कुछ कंपनीज, फिक्टिशियस कंपनीज खड़ी की हैं
जिसमें कि रिक्रूट भी चाइनीज नहीं है, ये अन्य मुल्कों में क्या, कोई कनेडियन है, कोई जर्मन है, कोई बेल्जियम का है, कोई डच है। तो अलग अलग मुल्क के जो फॉरेनर्स हैं, जो ये कंपनियां चला रहे हैं, उनके साथ इन्होंने सांठ गांठ और एक डीड और डील साइन की है, ठीक है, जिसके अंदर की बहुत बड़े और अच्छे कॉम्पनसेशन पैकेज दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल लेजिटिमेट है, ये जो कंपनियां हैं इसमें कुछ अलग थलग नहीं है, लाइसेंसेस हैं, परमिशंस है इनके पास। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी जो मैंने बताया अलग अलग बैकग्राउंड के, वो ये पैकेजेस को इग्नोर कर ही नहीं सकते। बहुत ही लुक्रेटिव अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं, फैसिलिटीज हैं, पर्क्स हैं, फैमिली हॉलिडे पैकेजेस भी इंक्लूसिव है, बोनस भी आपको गारंटीड है। तो ऐसी सब चीजें जब ऑफर होती है तो बंदा इनकरेज होता है कि नहीं, मैं ये फर्म को ज्वाइन करूं, इसमें मेरा फायदा है, मेरे परिवार का फायदा है। बट इंटरनली प्रोफेशनल डिस्कशन इनकी कैसे शुरू होती है, धीरे धीरे ये आम सवाल पूछते हैं। अच्छा, आप इस महकमे में थे, वेरी गुड। अच्छा, आप इस फील्ड में थे, इस वर्टिकल में थे, ठीक है। फिर यहां से बात बढ़ जाती है आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेके, स्पेशलाइजेशन को लेके। उसके अंदर फिर ये जो मतलब इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है, यहां पे शुरू होती है, ठीक है। तो हमें जैसे पहले लगता था कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए आई है, या फिर कोई जैसे पिक्चरें हैं, पिक्चर्स में दिखाते हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट चल रही है, या फिर सुनसान एली, जैसे फिल्मों में कहानी बताई जाती है कि कोई फिल्मों, हायर हाँ, हुआ, ये फिर वैसे उसे ट्रेन बिल्कुल किया, भी फिर नहीं उसे है। भेजा गया। हाँ, ये बिल्कुल हाँ। भी नहीं है। ये बहुत ही पेचीदा, बहुत ही डिटेल्ड, क्राफ्टेड प्रोफेशनल एंगेजमेंट है। एंड ये इतना आगे क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए, ये क्यों कर रहा है चाइना, क्योंकि उसे डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। सर एक मिनट सर, इससे एक और सर एक सवाल में और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं कि चाइना ने हालांकि इस एलिगेशन को, इस खबर को लेकर डिनाई किया है कि चाइना कुछ इस तरह के काम कर रहा है, लेकिन सर इंटेलिजेंस में तो कहाँ कोई चीजें एक्सेप्ट की जाती हैं। नहीं, देखिए, ये जितनी भी, देखिए, इंटेलिजेंस की बात जब बाहर आती है, वो बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनी में के बाद आती है। बहुत ज्यादा उसका पुष्टिकरण करना पड़ता है, उसकी ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश करनी पड़ती है, उसकी श्योरिटी स्टैब्लिश करनी पड़ती है। बल्कि मैं दर्शकों को बोलूंगा कि आप ऑनलाइन जाएं और चेक करें कि इंडियन मिलिट्री वेटरन्स और सर्विसमैन को कैसे फंसाया जा रहा है गल्फ कंट्रीज में ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफर्स के जरिए। और ये वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान और आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो देखिए, वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। मतलब आपका कंपनी का मालिक चाहे यूएई का हो, कतर, बहरीन, ओमान का हो, पर पता चला कि वहां पे आपका मैनेजर या जो भी वहां पे रिक्रूट किया हुआ सीनियर ऑफिशियल है, वो पाकिस्तानी है। तो आप कैसे टैकल करोगे, कैसे डील करोगे? तो ये बहुत ही पेचीदा मामले होते हैं। और ये फिर इस जरिए डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के बारे में, सेमीकंडक्टर रिसर्च और ये रिसर्च फैसिलिटीज की लोकेशंस, फिर मिलिट्री प्लानिंग, उसके मुताबिक ये अपनी मिलिट्रीज को इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर सप्लाई चेन इंटेलिजेंस वो भी ट्रैक करते हैं। जैसे इंडिया ने ट्रैक किया था कि जैसे चाइना से न्यूक्लियर मटेरियल जा रहा था पाकिस्तान, तो हमने एक शिप को मतलब रोक लिया था हमने। तो ये सब सप्लाई चेन इंटेलिजेंस के जरिए होता है। फिर साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि कल हमने देखा कुवैत में जब इन्होंने मिसाइल इंटरसेप्टर भेजा, तो वो आगे जाके वापस यूटर्न लेके अपने ही लोकेशन पे आके हिट हुआ है। तो देखें कि जिस लेवल की जैमिंग चल रही है, हैकिंग चल रही है कंप्यूटर के थ्रू, तो ये फ्रीक्वेंसी को ये डिसरप्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, स्पूफिंग चल रही है, जीपीएस जैमिंग चल रही है। तो ये सारे साइमल्टेनियसली चलता रहेगा काम, और ये इनपुट ऐसे ये इकट्ठा कर रहे हैं।
और देखिए आजकल की लड़ाई जमीन को लेके नहीं है, इंफॉर्मेशन को लेके है। इट इज अ इंफॉर्मेशन स्टेज ऑफ वॉर। यहाँ पे जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसका पलड़ा भारी है। तो इसलिए इन सब चीजों को रखते हुए इंडिया को अपने मेजर टेक्नोलॉजी की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, अपने डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्योंकि जी जैसे देखा जाए कि हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन ऑफिशियल्स ये अब सेंसिटिव सेक्टर्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये बहुत ही प्रोमिनेंट टारगेट बन रहे हैं फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज का। जैसे कि बैंगलोर में मिस्टीरियस डेथ्स हुई हैं, एक किताब लिखी गई है असैसिनेशन बाय राजन अरोड़ा। आप वो बुक ओके पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ बताया है कैसे इसरो के साइंटिस्ट आईएसआई टारगेट कर रहा है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट को कैसे टारगेट किया जा रहा है। और जैसे कि आत्मनिर्भरता भारत के मुताबिक सिविल सेक्टर ज्यादा मतलब कारगर हो जाएगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, उतनी ही वल्नरेबिलिटी भी बढ़ेगी सिक्योरिटी को लेके। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इवेंचुअली हम सब एक नेशनल सिक्योरिटी का एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि वी आर एसेट्स ऑफ द नेशन। क्योंकि देखें ये जो इंफॉर्मेशन है, आम आदमी इसको इसके बारे में बहुत ही कम जानता है। ठीक है, जी और ऊपर से देखिए आप हिस्ट्री ऑफ एस्पियोनाज देखेंगे, एवोल्यूशन। तो पहले था कि पहले जो जासूस थे वो बॉर्डर क्रॉस करके जाते थे। ठीक है, अब वो स्मार्टफोन के थ्रू अपना काम कराने लग गए हैं। पहले डॉक्यूमेंट जी चोरी होती थी, अब आपका डेटा और एक्सपर्टीज और लॉगरिथम स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स वगैरह एक पेन ड्राइव या फिर वायरलेस कनेक्शन के थ्रू चले जाते हैं। ठीक है, तो ये 21वीं सदी जो है ये इंटेलिजेंस वॉरफेयर पे रिलेटेड है और हमें इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके सर, आगे बात करते हैं इजराइल और लेबनान में जो हुआ अभी। ये खबर आ रही है कि इजराइल और लेबनान ने सीज फायर की घोषणा की है यदि हिजबुल्ला इजराइल पर अटैक ना करेगा तो। अब मेरा सवाल ये है कि ये कितना प्रैक्टिकल है, ये सीज फायर की इसकी लाइफ टाइम कितनी होगी? क्योंकि हिजबुल्ला तो जब ईरान कहेगा तब इजराइल पे हमला करेगा। हिजबुल्ला का अपना तो कोई कंट्रोल है नहीं। अगर ईरान उसे कहता है हमला करने का तो करेगा ही, और उसके रिस्पॉन्स में इजराइल भी अटैक करेगा। तो अभी ये जो सीज फायर की बात कही जा रही है ये कितना प्रैक्टिकल है? अब सबसे बड़ा सवाल है कि सीज फायर की गुहार लगा कौन रहा है, सबसे हम्म बड़ा सवाल। ईरान तो लगा नहीं रहा है, ईरान में तो कोई डेस्परेशन नहीं है। जो मुल्क 9 साल लगातार इराक जैसे मुल्क के साथ फेस टू फेस युद्ध लड़ सकता है, आपको लग रहा है कि ये रातों रात सीज फायर की बातें करेंगे ईरान, जिसकी हम्म अत्याधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी रशिया, उत्तर कोरिया और चीन की बदौलत इतनी पावरफुल है? आपको लगता हम्म है कि ये कुछ करेंगे? क्योंकि पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से यूएई, कुवैत, बहरीन पे इन्होंने जिस तरीके से मिसाइलें दागी हैं ईरान ने, उसने तो खुद बोल दिया है कि हम सर बिल्कुल एक राख करके छोड़ेंगे। सर एक एक एडिशन ये है कि अभी जो ईरान की बात नहीं है, ये अभी इजराइल और लेबनान की बात है। और उसमें सीज फायर की घोषणा हुई है और उन्होंने इजराइल ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पे हमला नहीं करेगा तो वो अटैक नहीं करेगा। तो ये जो साउथ लेबनान का पूरा इलाका है, ये जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, ये आपको कितना प्रैक्टिकल लगता है कि भाई हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा और इजराइल उस पर कार्रवाई नहीं करेगा? देखिए, हिजबुल्ला आईआरजीसी या ईरान की एक रीजनल डेटरेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा है। ठीक है, हिजबुल्ला एक जी लेबनीज मिलिशिया नहीं है, ये बहुत ही हम्म महत्वपूर्ण अंग है आईआरजीसी और ईरान का, उससे पॉलिटिकली हम्म कनेक्टेड है। ठीक है, हम्म और ये रियलिटी है कि मतलब प्रपोज कौन कर रहा है कि हिजबुल्ला हमला रोके? इजराइल, अमेरिका। हम्म ठीक है, हम्म तो मुझे नहीं लगता कि सीज फायर होगा। हाँ, कुछ हद तक स्केल डाउन हो जाएंगे ऑपरेशंस। जो हम्म लगातार जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो हर 2 या 3 दिन बाद कुछ ना कुछ हमले होंगे, पर ये हम्म पनपता रहेगा, ये कंप्लीटली बंद नहीं होने वाला है।
ठीक है। हम्म, और जहां हम्म, तक मतलब हिजबुल्ला एक सिर्फ एक एलाई नहीं है, ये एक आप समझ लें, हिजबुल्ला एक ईरान का फॉरवर्ड मिसाइल बेस है, या फिर एक हम्म, फॉरवर्ड अटैक बेस है, जहां पे कि वो बिल्कुल इसराइल की बॉर्डर पे सटा हुआ है और वहां से हमले कर रहा है ये तेल अवीव के ऊपर। तो जायज सी जी, बात है, इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। ये बहुत ही हम्म, कारगर और काबिल फोर्स हिजबुल्लाह को बनाया गया है। और हम्म, देखें, ये पॉपुलेशन शिफ्ट के को भी ब्लेम करेंगे कि एक टाइम पे लेबनान पूरा क्रिश्चियन मुल्क होता था और क्रिश्चियन मेजॉरिटी मुल्क होता था, और बहुत ही अच्छे संबंध होते थे लेबनान और इसराइल के बीच, और दोनों हम्म, मुल्कों में आवाजाही रहती थी और अच्छा मिलाप रहता था, कॉर्डियल रिलेशन थे। पर जब ये पॉपुलेशन और डेमोग्राफी शिफ्ट आया और हम्म, पॉपुलेशन मुसलमानों की बढ़ गई, फिर जैसी हम्म, मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी, और ये क्यों बढ़ी? ये जी, ये ईरान ने फंडिंग की थी। आईआरजीसी के हम्म, दस्ते यहाँ पे काफी टाइम तक आके बस चुके थे। इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ आके बस चुके थे, और उस दौरान फिर इन्होंने मदद कराई और यहाँ पे पूरा हिजबुल्लाह का सेटअप किया और बिल्कुल हम्म, सोशल स्ट्रक्चर के साथ इसे मिला दिया कि आप चैरिटी भी करें, आप हॉस्पिटल भी चलाएं, आप स्कूल भी चलाएं। पर ये स्कूल क्यों चल रहे थे? रेडिकलाइजेशन। हम्म, अस्पताल क्यों हम्म, चल रहे थे? एक सद्भावना के तौर पे कि आप हिजबुल्लाह का साथ दें और हम पीस टाइम या लड़ाई के समय हिजबुल्लाह आपका साथ देगा, और फिर अस्पताल खोले अलग-अलग जगहों पे एनजीओ के ज़रिए, और पैसा नहीं हम्म, तो ऐसी सपोर्ट ऐसे ही गैदर किया जाता है। तो ऐसे जी, हिजबुल्लाह ने सपोर्ट गैदर किया, और फिर पूरा सदर्न लेबनान जो बॉर्डरी इलाका इसराइल के साथ जो सटा हुआ है, वहां पे इन्होंने फिर अपनी पूरी आर्म्ड ग्रुप्स, अपने टैक्टिकल लोकेशंस, मोर्चे, वेपन सिस्टम्स, अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क, ये पूरा हम्म, एस्टैब्लिश किया। और फिर जब भी लड़ाई हुई है, तो हिजबुल्लाह बढ़ चढ़ के उससे लड़ाई की है, ना कि लेबनान की मिलिट्री। लेबनान की मिलिट्री तो आगे आ ही हम्म, नहीं रही है। तो जी, ये जो दोगलापन है लेबनान का, उसकी हम्म, वजह से येलो लाइन को अब इस्टैब्लिश करना पड़ रहा है। क्योंकि यदि लेबनान की फौज कोई एक्शन लेने को तैयार है ही नहीं, तो मजबूरन हम्म, फिर इज़राइल को ये वारदात को अंजाम देना पड़ा है। ठीक है? सर, इज़राइल और लेबनान की जब लड़ाई होती है तो एक येलो लाइन का कॉन्सेप्ट भी सामने आता है। येलो लाइन हुँ। एक एरिया जो मैंने पढ़ा वो ये है कि साउथ लेबनान पे जितना एरिया अप टू लेटिनी रिवर आई गेस इज़राइल ने जो अपने फोर्सेस वहाँ तक पहुँचा दिए हैं, उतना कैप्चर किया है। ये येलो लाइन का क्या पूरा कॉन्सेप्ट है? बेसिकली येलो लाइन रिप्रेजेंट करता है इज़राइल का मेजर शिफ्ट इन डॉक्ट्रिन। क्योंकि जब से ओके। हमास का हमला हुआ है, तो अब हुँ, इज़राइल सेफ नहीं फील करता कि कोई भी बॉर्डरी इलाके का कोई भी पॉपुलेशन उसके बिल्कुल बॉर्डर पे हो। क्योंकि देखिए, रिएक्शन हुँ, टाइम मिला ही नहीं था जब हमास ने हमला किया था। तो एक जी। किस्म से अक्टूबर 7 के हमले ने ये डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया है। तो अब इज़राइल ने ठान लिया कि एक नई डॉक्ट्रिन बनेगी, जिसके अंदर की प्रीएम्पशन, हमला होने से जी, पहले के एनालिसिस करने के बाद कुछ इलाके होंगे उनके बॉर्डर के जो विजुअल रेंज में, जो कि खाली करेगा इज़राइल, ताकि वहां पे ओके, ना कोई आबादी बस सके और ना कोई वहां पे थ्रेट पनप सके, जो कि इज़राइल को एक सरप्राइज के तौर पे उस पे हमला करे, जो कि हमास ने किया। तो उन्होंने तो बोला है कि अब इज़राइल बिल्कुल वेट नहीं करेगा थ्रेट को पनपने हुँ, के लिए, इमर्ज होने के लिए अपने बॉर्डर्स पे। हुँ, अब वो एक ऐसे किस्म का स्ट्रेटेजिक डेप्थ और माहौल बनाएगा कि उसके बॉर्डर के आसपास कोई मौजूद ही नहीं होगा, और ये कई किलोमीटर तक होगा। अब जैसे आपने जी, जिक्र की ये 10 से 11 किलोमीटर है, तो 10 से 11 किलोमीटर रेड जोन के तौर पे हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो आपने हुँ। येलो लाइन बोली, ये येलो लाइन है कि यहाँ पे कोई एक आबादी बफर ना बसने देंगे, ना यहाँ पे किसी को इकट्ठा होने देंगे।
एक बफर जोन बनाने की शायद कोशिश है। बफर जोन से ज्यादा मैं बोलूंगा कर्फ्यू जोन। उधर वो ओके। कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं होने देंगे, ना ही वहां पे हुँ, पब्लिक को इकट्ठा होने देंगे। हुँ। तो ये है येलो लाइन का कॉन्सेप्ट। सर, इसके अलावा ईरान को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। मार्को रूबियो ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इज़ ओवर। जबकि रियलिटी ये है, आए दिन ये खबरें आती हैं कि हमले हो रहे हैं। ईरान भी इधर से जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, उन पर यूएस के जो बेसेज़ हैं या यूएस जहाँ प्रभावित हो सकता है, वहाँ पे हमले कर रहा है। लेकिन जब ये दोनों तरफ से कार्रवाइयाँ चली रही हैं, थोड़े-थोड़े गैप में चल रही हैं, लेकिन चल रही हैं। तो इन सब के बीच मार्को रूबियो का यह बयान आना कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इज़ ओवर, आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? पहली चीज तो मैं आपसे या सभी दर्शकों से ये स्टेटमेंट का एक सवाल करूंगा कि ये जो जीत की घोषणा है, ये किसके हुँ, मुताबिक जीत है? अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, या विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से? और ये जीत का डेफिनेशन क्या है? हुँ, मतलब आप एक कोई टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, है ना, या फिर आपने कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया? क्योंकि देखें, न्यूक्लियर फैसिलिटी डैमेज्ड है पर अभी भी मौजूद तो है। तो जो जी। ईरान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे हुँ, नुकसान बहुत हुआ है। पर क्या जी। उसकी जो सुपीरियॉरिटी है ईरान की मिसाइल की टेक्नोलॉजी को लेके, क्या वो बरकरार नहीं है? मतलब आप हुँ, स्ट्रेटेजिक आउटकम देखें कि क्या जी। ईरान ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशन अबैंडन कर दिए? क्या उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम वापस कर दिया? क्या ईरान ने सरेंडर कर दिया है? क्या ईरान की जो पॉलिटिकल रिजीम थी, क्या वो कोलैप्स कर चुकी है? क्या जो तेहरान ने वादा किया है कि जितने भी 12 से 13 प्रॉक्सी आतंकी गुट हैं मिड ये गल्फ हुँ, में, उस पे उसका हुँ, स्ट्रेटेजिक एक्सेस और संबंध तोड़ दिए उसने। हुँ, तो एक चीज जायज है कि ऑपरेशनल सक्सेस हुआ है, पर स्ट्रेटेजिक सक्सेस नहीं हासिल किया है। आपने उस पल उस समय मिलिट्री टारगेट्स और ये सब तो नष्ट नाबूद किए हैं, पर अंडरग्राउंड जो हुँ, मिसाइल सिटीज हैं, जो इनकी हुँ, टेक्नोलॉजी है मिसाइल की, जैसे परसों नरसों कुवैत, बहरीन और यूएई पे जो हमला हुआ है, जी। उसको वो क्यों हुआ? मतलब उसकी कैपेबिलिटी अभी भी बरकरार है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक सक्सेस अमेरिका ने नहीं हासिल किया है। कुछ हद तक कुछ हुँ, पल के लिए इन्होंने इनकी मिलिट्री टारगेट्स उड़ा दिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अमेरिका मस्ट हैव वन द बैटल बट इट हैज नॉट वन द वॉर। हुँ, अभी जंग जारी है, जंग बाकी है। अभी तो एक छोटा युद्ध जीते हैं, ठीक है। अभी तो पूरा मतलब बैटलफील्ड इनको कॉन्कर करना है। उसके लिए आपको अपने बंदे उतारने पड़ेंगे ग्राउंड में। तो देखें, हुँ, ये टैक्टिकल विक्ट्रीज होती है, जैसे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में टैक्टिकल विक्ट्री हासिल की, ठीक है, पर पॉलिटिकल ओके। फेलियर था, स्ट्रेटेजिक फेलियर हुँ, था, है ना। लंबे दौर में वापस तालिबान आ गया, दोबारा उसने हुँ, अपनी मिलिट्री खड़ी कर ली। वो तो एक चीज उसे अकल आई है कि आतंकवाद और कट्टरपंथी एटीट्यूड के साथ पावर में ज्यादा देर नहीं रह सकते हो। आपका तख्ता पलट हुँ, फिर भी हो जाएगा। इसलिए तालिबान हुँ, अब सहम गई है। वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे ध्यान दे रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, जो सद्भावना होता है, ठीक है। हुँ, तो ये सारी चीजें हैं। और देखें, जो ईरान और अमेरिका के खिलाफ ये जो अभी स्थिति बनी हुई है, हमले जी। होते रहेंगे पर कम स्तर पे होंगे। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं ओके। पॉलिटिकली हम बात कर रहे हैं और साइड बाय हुँ, साइड मिलिट्री एक्शन भी बरकरार है, पर उस स्तर का नहीं कि जहां पे बहुत ज्यादा बमबारी हो। एक हुँ, लिमिटेड, कंट्रोल्ड और मेजर्ड मैनर में इन पे हिट किया जा रहा है, ताकि हुँ, इनकी जो क्षमता है मिसाइल लॉन्च की, ड्रोन लॉन्च हुँ, की, और अंडर वाटर हुँ, ड्रोन्स लॉन्चिंग कैपेबिलिटी या माइन लेइंग की, ये हुँ, स्ट्रेट ऑफ हुँ। हॉर्मुज में, उसकी क्षमता ये बर्बाद कर दे। सर, आपको ये नहीं लगता कि अमेरिका जो है जब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी,
तो जिस ऑब्जेक्टिव से अमेरिका उस समय दिख रहा था, रेज़ीम चेंज की बात कर रहा था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को पूरी तरह बर्बाद करने की बात कर रहा था, वो अभी भी अमेरिका अचीव नहीं कर पाया, रेज़ीम चेंज नहीं हुआ, न्यूक्लियर जो वेस्ट है उसके लेके बात अभी भी वहीं के वहीं है। तो ये जो विक्ट्री घोषणा कर रहे हैं या ये जो बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन हैप्पी फिगर इज़ ओवर, ये ऐसा नहीं है कि फेस सेविंग वाला हल हो गया है? आप ये सवाल यूएई, बहरीन, कुवैत में करें, जिनके कल रात ये सुपरसोनिक मिसाइल्स आके गिरी हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जहां पे की ऑयल है। और आई थिंक जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जो अमेरिका की कंट्रीज हैं जिधर मिलिट्री बेसेस है अमेरिका के, वो मुल्क ज्यादा दो टुक जवाब दे पाएंगे इस बात को लेके, और क्लैरिटी भी इस बात को लेके बरकरार रहेगी। क्योंकि देखें, ये जो अभी स्थिति है, ये इजराइल को काफी हद तक आइसोलेट करेगी और हिजबुल्ला दोबारा रीग्रुप और रीबिल्ड करेगा अपने आप को। जितना आप सीज फायर करेंगे, उतना ही इनको मदद पहुंचेगी, उतना ही ये अपना ढांचा और खाका सॉलिड करेंगे, तैयार करेंगे इनके साथ लड़ाई करने के लिए। और लगातार रूस और चीन और उत्तर कोरिया से तो सपोर्ट आ ही रहा है। मतलब इनके पास 1000 मिसाइल कम है, इन्होंने बस इतना बोलना है कि आप मिसाइलें भेजिए, उन्होंने कंपोनेंट्स भेज देने हैं और वो फिर इनकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में उसे असेंबल करके वॉरहेड को आर्म करके, इनकी लॉन्चिंग साइट्स इतनी सारी हैं अंडरग्राउंड, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। इनके पास सिविल ट्रक है जिनके ऊपर क्या ये कंटेनर्स में भी अब मिसाइल्स हैं। तो आप कितने सिविल ट्रक्स और कंटेनर्स को टारगेट करोगे, कितनी इंफॉर्मेशन हासिल कर लोगे? मोसाद की भी हदबंदियां हैं, सीआईए की भी हदबंदी है कि उनके लोग और इंफॉर्मेशन एक लिमिटेशन होती है, हर जगह नहीं हो सकते। तो अब ये दोबारा एक प्रॉक्सी टाइप वॉर चालू हो जाएगा, अनडिक्लेयर्ड कोल्ड वॉर। पर ये वो वाला कोल्ड वॉर है जिसमें की कैजुअलिटी होगी, ड्रोन का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाएगा, अमेरिका की बोट्स और जो उनकी ट्रेड के लिए जो किश्तियां हैं जिसका लिंक है वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका से रिलेटेड, उन पे बार बार हमले करते रहेंगे। और आप कैसे रोकोगे? कितनों को रोक लोगे? कितने हमलों को नाकाम करोगे? तो अब डायरेक्ट इजराइल को हमला करने से ज्यादा अब ये लोग प्रेशर डालेंगे जीसीसी कंट्रीज को हमला करके, उनके ऊपर ये प्रेशर बनाएंगे। और जितनी भी हिजबुल्ला है, हुती है, इराकी मलेशिया है, जो 13 आतंकी गुट है, अब इनका इस्तेमाल होगा। ईरान डायरेक्ट नहीं कोई हरकत करेगा। अब ईरान अपने ड्रोन, असला, बारूद और टेक्नोलॉजी इनको बांटेगा कि अब आप हुती, आप अपना यमन से हमला शुरू करें, आप इराक में बैठे 13 आतंकी गुट है, आप अपनी अलग अलग जगहों से हमला शुरू करें। तो बेसिकली डायरेक्ट ईरान पे कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, क्योंकि ईरान बोलेगा मैंने तो मिसाइल पे बटन दबाया ही नहीं है, मेरी फौज भी यहाँ पे बैठी हुई है, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। और वो अगर हाथ साफ भी कर दे ईरान आज की तारीख में, बोल दे कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, आपको जो करना है इन गुटों के साथ आप करो, बट बैकडोर चैनल से तो इनको मदद, असला, बारूद सब कुछ तो मुहैया करा ही रहा है। मतलब रॉकेट फोर्स इनकी तैयार है ना, इतने छोटे अलग अलग टाइप की हिजबुल्ला के पास मिसाइलें तैयार पड़ी हुई हैं और टारगेटेड असैसिनेशन हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर अरेस्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर की ईरान भी है और अलग गल्फ कंट्री के रेडिकल एलिमेंट भी हैं, जो कि अमेरिका में हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस, डिफेंस पर्सनल, डिफेंस इंडस्ट्री, इन सबको टारगेट असैसिनेशन के लिए वहां पे इन्होंने टीमें तैयार की हुई हैं यूएसए में। वहां पे रोजाना दूसरे या तीसरे दिन अरेस्ट चल रहे हैं। थैंक यू सर, इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। रण क्षेत्र में आज इतना ही। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास भी मेजर तूर से कोई सवाल है आपके मन में जियोपॉलिटिक्स को लेकर, जो आप मेजर समरपाल सिंह तूर से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सवालों को लेकर हम सर के सामने आएंगे और उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।